यूक्रेन वॉर जोन में अंगारे भड़कते जा रहे हैं और अब खतरा यूक्रेन से लेकर यूरोप तक पहुंच गया है। आज हम आपको वॉर जोन से जुड़ी दो बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं जो इस वॉर में नया मोड़ ला सकती हैं। आज यूक्रेन में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस क्रैश में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस समेत 18 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये हेलीकॉप्टर क्रैश है या कोई साजिश, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। और दूसरी खबर पूरे यूरोप को डराने वाली है। यूक्रेन को मदद दे रहे देशों के खिलाफ पुतिन एक्शन में नजर आ रहे हैं और अब पुतिन ने 3 प्रलय लाने वाले हथियारों को यूरोपीय देशों के सिर पर तैनात कर दिया है, जिससे यूक्रेन के मददगार देश भी अब खतरे में पड़ गए हैं। यूक्रेन वॉर के बीच राजधानी कीव के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब गृह मंत्री डेनिस और कुछ अधिकारी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे एक संघर्ष वाले इलाके में जा रहे थे। हेलीकॉप्टर यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर बोवेरे के पास एक स्कूल के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर जहां गिरा वहां से भीषण आग का गुबार उठता दिखा। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में से 9 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। युद्ध के बीच ये हादसा यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। यह हादसा राजधानी कीव से लगभग 20 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित ब्रोवरी में हुआ। युद्ध की शुरुआत में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच इस क्षेत्र को लेकर बड़ा युद्ध भी हुआ था। डेनिस को राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का राइट हैंड कहा जाता था और यूक्रेन वॉर के बीच डेनिस की मौत यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है। तो यूक्रेन के लिए यकीनन ये एक बड़ा झटका है, लेकिन जिस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच भीषण वॉर चल रही हो, ऐसे वक्त में हेलीकॉप्टर क्रैश को सिर्फ हादसा मानने से दुनिया की कई एजेंसियां इनकार कर रही हैं। इस हादसे के पीछे साजिश का शक भी जाहिर किया जा रहा है। पश्चिमी देशों की मीडिया ने हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की है, जिसके मुताबिक हेलीकॉप्टर को रूस निशाना बना सकता है। राजधानी कीव भी रूस की मिसाइलों की रेंज में है। ऐसे में ये एक हमला भी हो सकता है। लेकिन इस आशंका के अलावा अब तक हेलीकॉप्टर पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में क्रैश के पीछे हादसे की संभावना ज्यादा जाहिर की जा रही है। क्रैश में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस की मौत हुई है, इसलिए यूक्रेन ने इस हादसे की पूरी जांच करवाने का ऐलान किया है। और चलिए देशहित में अब बात करते हैं पुतिन के उन 3 महाविनाशक हथियारों की, जिनकी तैनाती से यूक्रेन ही नहीं पूरा यूरोप संकट में पड़ गया है। ये तीनों हथियार परमाणु प्रलय ला सकते हैं। इनमें से 2 हथियार ऐसे हैं जो ब्रिटेन को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। ऐसे में पश्चिमी देशों की यूक्रेन को मदद से भड़के पुतिन का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटा तो कई यूरोपीय देश इसकी चपेट में शर्तियां आएंगे। यूक्रेन वॉर जोन में पुतिन के भीषण हमले से ज़ेलेंस्की के हौसले पस्त हो रहे हैं। और अब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने हथियारों के गोदाम खोल दिए। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, तमाम नेटो देश ज़ेलेंस्की की सेना को हथियारों से लैस कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जुगलबंदी पुतिन को सबसे ज्यादा नाराज कर रही है।
और अब पुतिन यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों खासकर ब्रिटेन का भी इंतजाम करने में लग गए हैं। पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि यूक्रेन में रूस की बेइज्जती का बदला चुकाना तो सबको पड़ेगा। और इसके लिए पुतिन ने अपने महाविनाशक हथियारों की तैनाती भी शुरू कर दी है। और इन हथियारों की तैनाती के बाद नेटो देशों और खासकर ब्रिटेन की टेंशन बढ़ गई है। क्या यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला निशाना नेटो देश है? चलिए अब हम आपको पुतिन के उन 3 कदमों के बारे में बताते हैं जो इस टेंशन की सबसे बड़ी वजह है। रूस ने परमाणु धमाके करने में सक्षम अपने सबसे घातक बॉम्बर Tu-160 के साथ आर्कटिक में गश्त शुरू कर दी। इसके अलावा रूस के पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो की पहली खेप भी तैयार हो चुकी है और इसे रूस की बेलगोरोड सबमरीन पर लगा दिया गया है। वहीं दुनिया के सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन भी आर्कटिक में तैनात कर दी गई है और दुनिया के सबसे घातक हथियारों की यह तैनाती ही यूरोप की घबराहट बढ़ा रही है। चलिए अब आपको इन हथियारों की तैनाती के मायने और वजहों को समझाते हैं। सबसे पहले बात प्रलय लाने वाले रूस के टॉर्पीडो की, जो ब्रिटेन को समुद्र में डुबोने की ताकत रखता है। ये रूस की पोसेडाइन परमाणु टॉर्पीडो है जिसे समुद्र का सबसे विनाशक हथियार कहा जाता है। ये सुनामी जैसी लहरें पैदा कर सकता है और तटीय शहरों में रेडिएशन फैला सकता है। रूस के इस हथियार का बाहर आना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पश्चिमी देशों के लिए भी खतरे की घंटी है। चलिए अब वॉर जोन में यूक्रेन की मदद कर रहे देशों के लिए खतरा बनी इस सुपर टॉर्पीडो की ताकत के बारे में भी जान लेते हैं। पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके लिए सुपर टॉर्पीडो शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। परमाणु ऊर्जा की मदद से ये अपने लक्ष्य तक कई किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। फिलहाल 30 टॉर्पीडो बेलगोरोड सबमरीन पर भेजे जा रहे हैं। इसके बाद बेलगोरोड सबमरीन दुनिया के सबसे बड़े टॉर्पीडो के लिए एक मदरशिप बन जाएगी, जिसका इस्तेमाल पश्चिमी युद्धपोतों के खिलाफ भी हो सकता है। मॉस्को ने अपने इस टॉर्पीडो को अनस्टॉपेबल करार दिया है। पानी में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला रूस का सुपर टॉर्पीडो 21 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी बेलगोरोड पर तैनात किया गया है, जिसकी लंबाई 184 मीटर है। इस पनडुब्बी को रूस ने गुप्त परमाणु टॉर्पीडो को दागने के लिए ही डिजाइन किया है। समंदर के बाद आपको दिखाते हैं आसमान में रूस का घातक बॉम्बर Tu-160 किस तरह ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देशों के लिए चुनौती बन गया है। रूस के 2 Tu-160 बॉम्बर्स ने आर्कटिक के आसमान में उड़ान भरकर सीधे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को चुनौती दे दी है, क्योंकि रूस का Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भरकर दुश्मन के इलाके में हमला कर सकता है। ये बॉम्बर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ साथ परमाणु बम भी दागने में माहिर है। इसका काम ही लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद कर अपने देश को रणनीतिक बढ़त दिलाना होता है और आर्कटिक में इसकी उड़ान का मतलब सीधे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चुनौती देना है। Tu-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। रूसी सेना में इस वक्त 17 Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मौजूद हैं। इसके अलावा आर्कटिक में ही रूस ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन को भी तैनात कर दिया है। रूस के महाविनाशक युद्धपोत एडमिरल गोरशकोव, जिसमें जिरकॉन मिसाइल की मौजूदगी है, वो अटलांटिक महासागर में तैनात है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का मुकाबला दुनिया का कोई भी हथियार नहीं कर सकता। 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली जिरकॉन 1,000 किलोमीटर तक हमले की ताकत रखती है। खुद पुतिन ने दावा किया है, लॉन्च करने के बाद जिरकॉन को रोका नहीं जा सकता। Сейчас и вот здесь, что называется, хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит
надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны. अब जरा TU-160 बॉम्बर और जिरकॉन की आर्कटिक में तैनाती का मतलब समझिए। रूस ने दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल से लैस युद्धपोत एडमिरल ऑफ द फ्लीट ऑफ सोवियत यूनियन गोर्शको को बेरेंट सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर तक पहुंचाया है। अटलांटिक महासागर में मौजूद रूस का यह युद्धपोत खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा रूस TU-160 बॉम्बर की मदद से भी इन देशों पर परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। ऐसे में अगर आर्कटिक में बोल्गोराद पनडुब्बी भी मौजूद हो तो रूस के हमले की तीव्रता कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी समझना मुश्किल नहीं। और रूस के इन 3 हथियारों की तैनाती ने यूक्रेन की मदद करने वाले नेटो देशों की चिंता बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन वॉर जोन के बाद अब बात करते हैं खाड़ी देशों की, जहां पर एक बार फिर से टेंशन हाई है। इस बार ईरान ने युद्धाभ्यास शुरू किया है। ईरान ने दुनिया को अपने सबसे घातक हथियार दिखाए हैं और ईरान के इस युद्धाभ्यास का कनेक्शन सीधे इजराइल और अमेरिका से जुड़ रहा है। ईरान के युद्धपोतों से निकली मिसाइलें दूर समंदर में अपने लक्ष्यों पर निशाना साध रही हैं। ईरान के सबसे घातक ड्रोन जो यूक्रेन वॉर जोन में भी तहलका मचा रहे हैं, फिलहाल उड़ान भरकर अपने दुश्मनों को खत्म करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ईरान की सेना के रॉकेट लॉन्चर की उड़ान दुश्मनों के दिल में घबराहट पैदा करने के लिए काफी है। आसमान से, समंदर से, जमीन से ईरान अपनी पूरी ताकत दुनिया को दिखा रहा है। ईरान ने वॉरशिप और लैंड बेस्ड मिसाइलों के साथ भी युद्धाभ्यास किया है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि ईरान को वॉर प्रैक्टिस करनी पड़ रही है? ऐसा क्या हो गया कि ईरान अपने सभी हथियारों को परखना चाह रहा है? ईरान को किससे इतना खतरा नजर आ रहा है कि वो इतना बारूद और आग बरसा रहा है? सबसे पहले आप ईरानी सेना के कमांडर के मुंह से सुनिए। برای مقابله با دشمن فرامنطقه‌ای از تاکتیک و تجهیزات جدید अब हम आपको समझाते हैं आखिरकार ईरान के ये दुश्मन कौन हैं जिनसे निपटने की ईरान तैयारी कर रहा है। ईरान के दुश्मन नंबर 1 देश अमेरिका और इजराइल है, और जब से इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी हुई है तब से ईरान का टेंशन और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि रूस को हथियार देने के बाद ईरान का विरोध करने वाला इजराइल अब ईरान की परमाणु डील पर वापसी की खबर के बाद एक्शन में आ गया है। सबसे अधिक एग्रेसिव बेंजामिन नेतन्याहू हैं। हम परमाणु समझौते की वापसी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली और खुले तौर पर कार्रवाई करेंगे, न केवल बंद दरवाजों के पीछे नेताओं के साथ बातचीत में, बल्कि वैश्विक जनमत के क्षेत्र में भी शक्तिशाली और खुले तौर पर कार्रवाई होगी। अगर कोई और देश ये धमकी देता तो ईरान हल्के में ले सकता था, लेकिन इजराइल के बारे में दुनिया जानती है कि ये देश जो कहता है जरूर करता है, और नेतन्याहू की वापसी इजराइल की धमकी को ईरान के लिए और ज्यादा खतरनाक बनाती है। देखिए, ईरान को इस समय अगर सबसे ज्यादा खतरा है वो ऑब्वियस दिखता है इजराइल से है। ईरान के दुश्मनी सऊदी अरब से भी है, गल्फ की अरब एमिरेट्स वगैरह से भी है। ईरान को सबसे बड़ा खतरा यह है कि इजराइल उसके ऊपर एक प्री एम्प्टिव कहिए या जैसे कहिए सर्जिकल स्ट्राइक करेगा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा देने के लिए, और उसके लिए ईरान अपने को तैयार कर रहा है कि मेरे पास ऐसे मिसाइल हैं जो कि इजराइल तक पहुंच सकते हैं। और अब समय है देश हित जानकारी का, वो जानकारी जो हम आपके लिए 6 बजे के इस बुलेटिन में 6 पॉइंट्स में लेकर आए हैं। आइए एक नजर डालिए। 26 जनवरी की परेड में इस बार मुख्य मंच के सामने श्रमयोगी बैठे नजर आएंगे।
इसके अलावा आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण में शामिल रहे श्रमिकों को श्रम योगी कहा जा रहा है। कर्तव्य पथ पर ये श्रम योगी विशेष रूप से आमंत्रित है। परेड देखने के लिए इस बार कर्तव्य पथ पर सीटें घटा दी गई हैं। इस बार आम लोगों के लिए कुल 45,000 सीटें ही होंगी। इनमें से 32,000 सीटों की ऑनलाइन बुकिंग भी की जाएगी। इसी तरह बीटिंग रिट्रीट में भी 10% सीटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। और इसी के साथ देश हित में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आप और हम बात करेंगे देश हित में। देखते रहिए जी।